जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन। जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर 4 एक्टिविटीज़ जो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की वो पढ़ेंगे। इसके बाद एक स्मार्ट एक चीज़ होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो से रिलेटेड, फिर उसके सिस्टम से रिलेटेड, फिर आपने अगर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है तो किस तरह से करना चाहिए उसके मुतालिक पढ़ेंगे, और आखिर में पोर्टफोलियो सिस्टम के मुतालिक बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जी स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी होती है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक, आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं, पूरे एक प्लान बनाते हैं कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैंने ये काम करना है, ठीक है, या ये ऑब्जेक्टिव को या इस गोल को फुलफ़िल करना है, इसको अचीव करना है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। तो उसके लिए जो प्लानिंग होती है आपकी वो आपकी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट की भी खाली बात करते हैं। मैनेजमेंट जो होती है उसमें आपकी 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, 4 की पॉइंट्स होते हैं। एक प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद लीडिंग होता है, और लीडिंग के बाद कंट्रोलिंग होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मतलब अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली आपको जो है ना एक ओवरऑल डायरेक्शन देती है, ठीक है, जो आपने गोल्स जो हैं वो जो टारगेट जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए होते हैं, ठीक है। फिर वो आपको पूरा का पूरा बताती है, समझाती है कि आपको किस तरह से अपनी स्टाफिंग करनी है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से एलोकेट करने हैं, किस तरह से आपके पास जो रिसोर्सेज हाथ में उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, वो और किस तरह से अपने प्लान के हिसाब से अपने आप को और अपनी चीज़ों को इवॉल्व करना है कि आप जो है अपने गोल को अचीव कर सकें। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्यों ज़रूरी है स्ट्रैटेजी को मतलब समझना सीखना ज़रूरी है। पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। लाइक उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो है अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंस की अच्छी होनी चाहिए, उसकी रिसोर्स मैनेजमेंट की अच्छी होनी चाहिए स्किल्स, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। लाइक अगर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसका बिजनेस, ठीक है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट बनाता है उस सर्विसेज में है तो उसमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक, ताकि वो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से प्लानिंग वगैरह कर सके, ठीक है। अब जब उसके पास एक अच्छी नॉलेज होगी, कंपनी के हिसाब से भी अपने नॉलेज होगी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी अच्छी नॉलेज होगी, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग बनाना एक आसान हो जाएगा, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बना सकेगा, ज़रा रियलिस्टिक किस्म की चीज़ें बना सकेगा, ठीक। जब उसको पता होगा कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इतना फाइनेंस है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है, ठीक। फिर स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ वो जो अपने उसके सीनियर्स हैं, लाइक कंपनी का ओनर है या कोई इस तरह के जो लोग हैं, उनको वो कन्विंस कर सकता है उस चीज़ पे, ठीक है। बाज़ दफ़ा हो सकता है कि एक कंपनी प्रोजेक्ट विन कर जाती है और वो कहते हैं, जो ओनर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को कहते हैं कि आप इसकी फिजिबिलिटी बनाएं और इसको हमें बताएं कि किस तरह से हम कर सकते हैं अचीव। तो हो सकता है कि वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बहुत अच्छा हो, वो बहुत ज़्यादा आपको पैसे टर्नओवर दे रहा हो, ठीक है, लेकिन आपकी कैपेसिटी ही ना हो उसकी कि आप वो काम कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बता देगा कि जी इतनी तो हम नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न हो सकती है उसकी बैक पे, उसके पास कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, या जो उसने जिसका वो असल में प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप लोग मतलब बिड कर चुके हैं और जो जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, उसने कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें बता दी हैं कि लाइक मुझे ये चीज़ें जो हैं 6 महीने में चाहिए और वो पॉसिबल ही ना हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अच्छी तरीके से उसको बता सकेगा कि जी मैंने अपनी प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाई है, प्लानिंग बनाई है, उस हिसाब से सारी की सारी अगर देखा जाए कि अगर जिस तरह से एक कंडीशन होती है, एक एनवायरनमेंट होता है, उसी के हिसाब से मैंने इसमें कोई वो नहीं रखा, अभी रेस्ट नहीं रखा या कोई इस तरह से डिले नहीं रखा, लेकिन फिर भी ये काम नहीं हो सकता, तो वो बता देगा अपने प्रोजेक्ट में अपने ओनर को कि जी ये फिजिबल नहीं है, आपको नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि अगर हम प्रोजेक्ट ना डिलीवर कर सकें तो हमें पैसे लेने के बजाय देने पड़ जाएँ, ठीक है। या अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि कंपनी जो है वो
किसी एक प्रोजेक्ट में शायद इंटरेस्ट ना शो करे, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर बता दे कि नहीं ये चीज़ बन सकती है, मैंने इस पर वर्किंग की है, मेरे हिसाब से इस पर इतना काम आएगा और इतनी कॉस्ट आएगी, तो अगर आप लोग इस पर एफर्ट करें, इस प्रोजेक्ट को मतलब उसको विन करने की कोशिश करें प्रोजेक्ट को, तो आप इससे बहुत ज़्यादा टर्नओवर ले सकते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा से कमा सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात होती है आपकी जी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस की। ठीक, स्ट्रेटजी सबसे पहले बताएंगे जी प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है आपका सीरीज ऑफ एक्शन, लाइक एक के बाद एक, जैसे हम वो स्टेप वाइज काम नहीं करते, वो चीज़ होती है प्रोसेस के, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो इसमें जो है 4 एक्टिविटीज़ जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वो डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले आपका जी रिव्यू एंड डिफाइन दी ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। ठीक है, अब हर एक कंपनी का एक मिशन होती है। ठीक है, वो मिशन कुछ भी हो सकती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। कंस्ट्रक्शन की होगी तो वो कहेगा कि हम एक अच्छे घर बनाते हैं, ठीक है, इनोवेटिव घर बनाते हैं, इस तरह के। एक अगर कोई इस तरह के कोई और फर्म है, लाइक अगर कोई फोम बनाती है कंपनी, तो वो कहेगी कि जी हमारी जो है वो हमारा मेन मकसद जो है वो कंफर्ट देना है आपको। ठीक है, पुरसुकून टाइप की चीज़ पे बैठने का, लाइक फोम जो भी सोने के लिए आपका मैट्रेस है या आम कुशन वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो अब जब आपका ये होता है कि जी आपकी ये सारी की सारी इसको किस तरह से रिलेट करेंगे आप, कि अब आपका कंपनी का जो है मिशन स्टेटमेंट ये है कि जी आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि जी वो कंफर्ट देती है, हम फोम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक, तो जिस टाइम पे प्रोजेक्ट आएगा तो वो उनको पता होगा कि हमने किस तरह से इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट है जिसको हमें करना चाहिए। ठीक, हर प्रोजेक्ट पे आप नहीं घुस सकते, फॉर्म वाले जो हैं वो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं घुसने की कोशिश करना चाहिए उनको, लाइक वो कंस्ट्रक्शन में ना घुसें या कोई इस तरह से बात ना करें। ठीक, तो बेहतर ये है कि वो अपने ही उस पर रहें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन मिशन जो है किसी किसी फर्म का मिशन जो है वो अभी कुछ और है, लाइक खाली अगर वो फॉर्म बना रही है अभी और इसी बिजनेस से रिलेटेड है, वो यही कहती है कि हम कंफर्ट देते हैं, इसके बाद हो सकता है कि वो इसी तरह की कोई एक और चीज़ बनाना स्टार्ट कर दे, यानी कि पूरा बेड बनाना स्टार्ट कर दे या इस तरह का। तो फिर वो इन फ्यूचर जब अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो वो उसको चेंज कर सकते हैं अपने मिशन स्टेटमेंट को। ठीक है, बट ज़्यादातर ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, अनटिल अनलेस के आपने चेंज किया हो अपने आप को, मतलब पूरा ब्रांड को रिनोवेट कर रहे हो, ठीक है, ब्रांड को दोबारा से बना रहे हो, या आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बड़ा कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। इसके बाद आपकी बात होती है जनाब जी लॉन्ग रेंज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, अब इसमें बात ये होती है कि आप पहले में तो आपने मिशन बता दिया ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि जी हम लोग जो है वो इस तरह का काम करते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में ये है कि जी प्रोजेक्ट के हिसाब से बात करें कि जी आप जो है वो ज़रा स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है, जब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात आ रही है, पहले में हमने एक जेनेरिक सी बात की है, सेकंड में हमने थोड़े से स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, कंक्रीट किस्म की बात कर रहे हैं, मेजरेबल किस्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक हो जाते हैं किसी एक चीज़ पे कि हमने ये करना है, ये इस तरीके से करना है। ठीक है, वो आपको जब आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो फिर आपके लिए डायरेक्शन इजी हो जाती है किसी प्रोजेक्ट के लिए भी। ठीक हो गया, फिर आप इसके बाद बात करेंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं और हम फ्यूचर में किस जगह पे अपने आप को देखते हैं, या किस तरह से हम जाएंगे उस जगह पे। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग रेंज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। मेन पॉइंट आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से याद रख सकते हैं इस चीज़ से, क्या हमारा गोल क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइक आपने पढ़ाई में किसी चीज़ की डिग्री लेनी है, तो आप पूरे कोर्स में से गुजरेंगे, तब जाके आप एंड में जाके आप जो है वो अच्छी डिग्री लेंगे। तो अब आपको पता है कि डायरेक्शन यही है आपकी कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से काम करना है, और असाइनमेंट्स या क्विज़ या जो भी है वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करेंगे तो हम अपना जीपीए मेंटेन रखेंगे। ये आपका गोल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसी तरीके से आप अपना अच्छा जीपीए बना सकते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद आपका आता है जी एनालाइज एंड फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी टू रीच ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे ये है आप फॉर्मुलेशन, यानी कि आप चीज़ें क्रिएट करते हैं, आप अपनी जो फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी, यहाँ पे ये मतलब है कि जनाब हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हैं कि हमने किस किस तरीके से करना है। अब लाइक अगर मैंने जैसे भी थोड़ी सी पहले एग्जांपल दी कि जी आपने अपनी ग्रेड अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, असाइनमेंट टाइम पे देंगे। ठीक है, अब वो किस तरह से करेंगे जी, बिल्कुल विद इन टाइम करेंगे, असाइनमेंट्स को
हमारे पास जैसे ही आएंगी हम उसको फ़ौरन उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह से टीचर हमें पढ़ाएंगे हम उस पर पढ़ना शुरू कर देंगे, बुक को कंसल्ट करेंगे, रेफरेंस बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, इंटरनेट से भी देखेंगे, टीचर से पूछेंगे चीज़ें जो नहीं समझ नहीं आती, ठीक है। स्ट्रैटेजी आप इस तरह से बनाएंगे। तो फॉर्मुलेशन यही होती है कि जी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ये होती है कि आप स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, फिर एनालाइज भी कर रहे होते हैं साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, ठीक है। स्मार्ट एक चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने बात ये करनी है जनाब जी, सबसे पहले जी आपका स्मार्ट में एस है आपका स्पेसिफिक। आपको ना स्पेसिफिक होना है अपने ऑब्जेक्टिव के मामले में, ठीक हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें आप स्पेसिफिक हो कि मैंने ये करना है, ठीक है। मेजरेबल हो, ठीक है। आप अपनी जो भी प्रोग्रेस है उसको मेजर कर सकें, ठीक है, कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। असाइनेबल में ये होता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप असाइन करें लोगों को चीज़ें। लाइक अगर ओवरऑल मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे ये है कि मुझे पूरा घर रिनोवेट करना, तो मुझे पता होगा कि जी मुझे टाइल्स वाला किसने काम करना है, ठीक है, फ्लोरिंग का किसने करना है, पेंट का किसने करना है। तो आप असाइन जो है ना वो इस तरह से करेंगे, पर्सनस को करेंगे, राइट पर्सनस को करेंगे, ठीक हो गया। रियलिस्टिक है कि जी क्या कौन कौन सी वो चीज़ें जो रियलिस्टिकली हो भी सकती हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको कोई ऐसा कोई टास्क दे दूं जो कि अकॉम्प्लिश हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो आप रियलिस्टिक किस्म के गोल बनाएं अपने, ठीक है। स्मार्ट गोल्स बनाएं और रियलिस्टिक किस्म के गोल्स बनाएं कि मैंने ये काम करना है और मैं ये काम कर सकता भी हूँ, ठीक है। मैं मेरी कैपेसिटी इतनी है भी कि मैं ये काम कर सकूँ, ठीक है। और टाइम रिलेटेड हो गया आपका, टाइम से रिलेटेड यानी टाइम बाउंड, कितना टाइम है आपका, कितनी देर में वो काम हो सकता है, कितना टाइम वो लेगा, ठीक है, ये टाइम से रिलेटेड है। इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी थ्रू प्रोजेक्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। जो आपने पूरी मतलब फर्स्ट में आपका मेन पॉइंट था कि हमने ये काम करना है, ठीक है। दूसरे में यह कि जी आप अपने आप को स्पेसिफिक करते हैं कि हमने ये काम इस तरह से करना है, ठीक है। थर्ड में यह कि आप पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। फोर्थ में यह कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उस स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली आप इस पर वर्किंग शुरू करते हैं, ठीक है। जो आपके बुक्स में जो काम था, जो आपने थ्योरी के हिसाब से काम किया था, थ्योरेटिकल काम किया था, आप उसको प्रैक्टिकल उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस हुआ है वो है जी इफेक्टिव प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। पोर्टफोलियो जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उसमें लिया जाता है। यहाँ पे हम पोर्टफोलियो की एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा, लाइक आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, या एक कंपनी है वो अपने मुख्तलिफ लोगों के घर बनाती है, ठीक है, वो पर्सन ए का घर बनाती है, पर्सन बी का बनाती है, पर्सन सी का, पर्सन डी का, ठीक है। तो उसका जी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो नो इंक्रीज हो रहा है कि जी उसने पर्सन ए अली फ़र्ज़ करें, पर्सन अली जो है अली का घर भी बनाया है, ठीक है। अली से पहले उसने घर जो बनाया था बी से हम पर्सन बी बिलाल कर लेते हैं कि जी बिलाल का घर भी उसने बनाया, ठीक है। पर्सन सी से हम कह लेते हैं कि जी चौधरी साहब का भी एक घर उसने बनाया हुआ है। डी से हम कहते हैं कि जी दस्तगीर साहब का भी उसने घर बनाया है, ठीक हो गया। तो पोर्टफोलियो आपका इंक्रीज़ हो रहा है इस तरह से। तो पोर्टफोलियो की मैं आपको खाली यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा था। अब बात यहाँ पे ये बात होती है कि जी आप अपना पोर्टफोलियो जब बिल्ड कर रहे होते हैं वर्क का, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन गैप में ये है जनाब कि आप सोचते हैं कि जी हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, जैसे स्ट्रेटजी की बात करते थे पिछली स्लाइड पे आपने फॉर्मुलेशन बड़ी अच्छी तरीके की कि जी हम इस तरह से करेंगे इस तरह से करेंगे, बड़े रियलिस्टिक किस्म के गोल बनाए, सारे काम कर लिए। इम्प्लीमेंटेशन का काम आया ना, टाइम आया जब सारे ठोस हो गए, काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। बंदे सोचते हैं या कुछ भी मसला हो सकता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पॉइंट है ना वहाँ पे गैप आ जाता है, लोग काम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वो हो सकता है किसी का अपने आपस में कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सट्रा कुछ भी रीजंस हो सकती हैं, पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके वो काम पे, या आपके पास पूरे रिसोर्सेज उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके, या कोई भी फाइनेंस थोड़े रह गए, या कुछ भी मसला हो सकता है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन गैप आपका प्रॉब्लम नंबर 1 होता है कि आप पोर्टफोलियो यहाँ पे किस तरह से नहीं बना पाते, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, आपके अंदर की पॉलिटिक्स होती हैं, पॉलिटिक्स हर जगह पे होती हैं, हर जगह में मसले मसाइल होते हैं, लेग पुलिंग हो रही होती है, कोई एक बंदा दूसरे बंदे के काम में मतलब वो नहीं करने दे रहा होता उसको, फजूल में उसके काम को रोका जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह पे होती हैं, ठीक है। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मल्टीटास्किंग, इसमें यह है कि जनाब अब एक मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरे नीचे 2 बंदे काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास गाड़ी एक ही है।
अब ये है कि जी रिसोर्स के तौर पे यानी कार मेरे पास एक ही है, अब दोनों ने मीटिंग्स पे जाना है, ठीक है। तो हर दफ़ा तो नहीं ऐसा हो सकता कि जी दोनों की मुख्तलिफ टाइम में मीटिंग्स अरेंज हो जाएं, ठीक है। हो सकता है कि उनकी इकट्ठी एक ही टाइम पे एक बंदे की एक जगह पे मीटिंग है, उसी टाइम पे उसी बंदू से मेरे एम्प्लॉय की कहीं और मीटिंग है, तो मेरे पास रिसोर्स कम है, तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाद दफ़ा होता है कि टास्क ऐसा है तो दोनों बंदों को फ़र्ज़ करें कि 10-10 बंदे चाहिए काम करने के लिए, मेरे पास टोटल बंदे ही 15 है, मैं अब क्या करूँगा, मैं फंस जाऊँगा, तो मैं रिसोर्स में फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मल्टीटास्किंग में भी यही है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास मैं अगर एक बंदा हूँ और मैं प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास 2 काम करने को हैं, तो मैं अगर एक प्रोजेक्ट पे फोकस करूँगा तो दूसरी टीम लूज़ हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, ठीक है, वो वहाँ पे अपना काम नहीं करेगी, मैं दूसरी के पास जाऊँगा, पहले थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, ठीक है। मल्टीटास्किंग कहना आसान है लेकिन इतनी ईजी नहीं होती है। इसमें बड़े प्रॉब्लम हो जाते होते हैं जब आप और आपके साथ 2-4 और लोग भी हों, तो फिर आप बाज़ दफ़ा, और अगर वो बंदे काम करने वाले नहीं है या थोड़े से भी उनको अगर थोड़ा सा आप ढीला छोड़ दें तो वो काम ना करें, तो ये उनमें से हो जाते हैं मसले, ठीक है। तो ये है कि ये आपके प्रॉब्लम दे जाती होती हैं चीज़ें। इसके बाद है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। आपके प्रोजेक्ट जो है ना वो आपकी कंपनी के जो है ना स्ट्रेटजी, गोल और ये मिशन और ये उसके साथ जो है ना मैच करने चाहिए, ठीक है। इसमें यह है कि आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है चीज़ को मतलब काम करना, ठीक है। आपके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं, आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपके लिए आसान होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जी इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें कंप्लाइंस है, ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी है, वो कंपनी जो है कोई ऐसा काम करती है लाइक, और आपकी बुक में जिस तरह से एग्जांपल दी हुई है कि जी वो कोई ऑयल रिफाइनरी की कोई एक है, ठीक है। अब ये है कि जी वो ये जो कुकिंग ऑयल वगैरह ये बनाती है, अब उसका अनफॉर्चुनेटली कोई एक जो वो एरिया है वो ख़राब हो गया ना, एक मशीनरी ख़राब होगी, वहाँ आग लग गई या कुछ भी मसला हो गया। अब कंपनी बाउंड है कि सारे काम छोड़ के पहले उसको करे, ठीक है, मस्ट डू। क्यों? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो वो मतलब बिजनेस ही पूरा उस पर चल रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरे 2-4 मेन टास्क हैं, ठीक है, उनमें से एक टास्क जो है वो वही कर रही है चीज़, और अगर वो काम बंद हो गया तो फिर ये है कि मेरे मतलब पूरी फैक्ट्री जो है उसका 33% जो है वो तो बैठ जाएगा काम, ठीक है, और सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी वेले बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है कि जनाब जी वो मस्ट डू प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस कंपनी के विद इन वो मस्ट डू प्रोजेक्ट है, उसको सीधा करो फिर बाकी कामों पे आओ, ठीक है। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं इसके बाद, उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं। ऑपरेशनल ये होते हैं कि जी आप साथ साथ जो है अपने इनोवेटिव वाले सेंस में बात करते हैं। इसमें ज़्यादातर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्वालिटी से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि हम अपने अंदर सिस्टम में ऐसे रिफाइनमेंट लेके आएँ कि जी आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन हो, ठीक है, और क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो, ठीक हो गया। तो ज़्यादातर ये ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसमें आ रहे होते हैं, ठीक है। आप अपनी इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हम कोई ऐसा करते हैं कि हमारा जो है वो बेहतर हो, वो क्या कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन हो, हम सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ, ठीक है, या कोई ऐसे इनोवेशन लेके आएँ कि जिससे ये होगा कि हमारा जो है वो कॉस्ट जो अभी ऑलरेडी लग रही है उससे कम हो जाए, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपके जो आपकी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, लाइक आपके कंपनी अगर कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में उसके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी जो कंपनी के जो मिशन है, जो उसकी स्ट्रेटजी है, जो उसने सोचा हुआ है मतलब कि हमने ये काम करना है, ये उससे रिलेटेड उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। और इसी से ये है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट से आप अपना ज़्यादातर रेवेन्यू वगैरह करते हैं, बाकियों से तो आप यानी कि अपने आप को बेहतर कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि इससे आप मेन रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट्स। इसमें पहले नंबर पे है जी फाइनेंशियल से आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या बात हो रही है। फाइनेंशियल से ये है कि जी हमें कौन सा पैसा तगड़ा कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। पैसा अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कि आपको टाइम को भी देखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कोर्स है, सब्जेक्ट है, उसमें हम पढ़ाते यही हैं कि फाइनेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं कि नॉट नेसेसरी कि आपको अगर एक प्रोजेक्ट है समझ लें वो आपको 1 साल में 10 लाख दे रहा है, और एक प्रोजेक्ट जो है वो 1 महीने में समझ लें 2 लाख दे रहा है, तो आपको शायद लगेगा कि जी 1 महीने में 2 लाख वाला जो प्रोजेक्ट है
वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू एक साल में 10 लाख देने वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम पूरे फार्मूला लगाते हैं, हम अपना ये देखते हैं कि हमारा कितना उस पर स्पेंड हुआ है, कितना एक्सपर्टीज़ लगी है, कितना टाइम लगा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हम निकालते हैं, तो फिर हमें सामने समझ आती है कि नहीं, जिसको हम ज़्यादा समझते हैं कि कम टाइम में अपने ज़्यादा पैसा कमाया है, वो असल में कम वो था, प्रॉफिटेबल था एज़ कम्पेयर टू दूसरा वाला। और वाइस वर्सा भी इसका होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको देखने में लगते हैं कि जी लॉन्ग टर्म है और वो आपको 50 लाख दे रहे हैं एक साल का, ठीक है, और उसके मुकाबले में एक और प्रोजेक्ट होता है जो कि एक साल में आपको समझ लें वही 5 लाख दे रहे हैं। तो आपको फिर समझ आती है कि नहीं यार, ये तो मतलब 5 लाख की जगह आप उसको कम कर लें, वैसे तो ज़्यादा लग रहा है, लाइक 2 लाख ही कह देते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो एक माह में आपको 2 लाख रुपए दे रहा है। तो आपको समझ आएगी कि हैं, मतलब जब आप एनालिसिस करेंगे उसके बाद आप जब सारा वो निकाल के जब एनालिसिस चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि नहीं यार, 5 लाख वाला 2 लाख वाला जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू 50 लाख वाला, ठीक है। तो फाइनेंशियल के हिसाब से हम देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ फार्मूले वगैरह लगाते हैं। नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी एक होता है, इसी तरीके की चीज़ है। अब इसमें नॉन फाइनेंशियल में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। इसमें कुछ आपकी ना कंपनी की अपनी थिंकिंग क्या है, क्या सोच के वो कर रही है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है कि जी मार्केट कैप्चर करने के लिए वो कर रही है, ठीक है, मार्केट कैप्चर करना है भाई, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है, अपने पास शो करना है कि जी हमने इस लोगों का सबका काम किया हुआ है, ठीक है। पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए आप बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है किसी के रेफरेंस की वजह से कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। बाज़ दफ़ा होता है कि आपके पास पुराने सप्लाईज उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, फिर आप कहते हैं यार चीज़ें सारी पिछली पड़ी हुई हैं, थोड़ा सी मेहनत है, ठीक है, हमें कुछ लेके नहीं आना बाज़ार से, ना कुछ भी परचेजिंग करनी है, पुराना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ ही है, तो वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, हम कुछ कमा भी लेंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा आप इस चक्कर में भी कर लेते होते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि आप अपनी सेल्स को खाली बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है कि ठीक है, उसमें हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो रहा हो, लेकिन आप सेल्स ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं ताकि जो है ना आप लोगों की नज़रों में और ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए, ठीक हो गया। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कैश इनफ्लो वगैरह के लिए भी आप करते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि अपने जो आपके जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ज़रा बिज़ी रखने के लिए भी बाज़ दफ़ा आप इस तरह से करते होते हैं कि सारे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ काम करते ना, ठीक है, कोई फारग ना बैठे, ठीक है। तो इस वजह से भी आप बाज़ दफ़ा इस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं। 2 मल्टी क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉडल्स हैं। इसके बाद एक नई चीज़ जो डिस्कस हुई है उसमें एक है चेकलिस्ट मॉडल्स और एक है मल्टी वेट स्कोरिंग मॉडल। चेकलिस्ट मॉडल में आपकी एक बड़ी सी चेकलिस्ट होती है, डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से क्या बनाता है, बट यह है कि आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है, एक बड़ी सी लिस्ट बनाते हैं, उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं, लाइक कितना रिस्क है, कितना उसमें हमें टर्नओवर मिलेगा, यानी टर्नओवर में कितना हमें रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, कितने रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए, ठीक है, किस टाइम में वो लोग हमसे मांग रहे हैं, ठीक है। टाइम इन अ सेंस मैं इस तरह से कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो समर्स में होते हैं, ठीक है, तो बाज़ दफ़ा होता है कि विंटर्स में ये लोग वेले बैठे होते हैं, तो उनके पास ये कि हो सकता है कि समर्स में वो प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि विंटर्स में अगर उनके पास प्रोजेक्ट आ जाए तो वो उसको खुशी से कर लें। बाद एग्जांपल भी इस तरह से दूंगा कि लाइक एसी की मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब समर्स आने वाली है तो एसी वाले जो हैं उनकी ज़रा मतलब उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बिजी होते हैं, ठीक है, उनके ऑलरेडी इंगेज होते हैं बहुत सी जगहों पे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पर विंटर्स में ये होता है कि आप उनके पास जाएं तो वो आराम से बैठे हुए होंगे तो आपको फ़ौरन काम भी कर देंगे। तो आप बाज़ दफ़ा इस तरह से भी कर लेते हो कि टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंस के हिसाब से भी आप करते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बात करते हैं, ठीक है। तो चेकलिस्ट मॉडल में ये कि मुख्तलिफ आप एक लंबी सी लिस्ट होती है उसमें वो चेक करते रहते हैं, टिक करते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, हमें फ़ायदा दे रही है, ठीक है, फिर हम कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीवेट स्कोरिंग मॉडल में यह है कि जी उस टाइम पे आप क्या करते हैं कि इसी तरीके की एक मतलब उस एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखते हैं कि जी हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें इतना टाइम में करना है, इतना करना है, इतना करना है, फिर आप उसके हिसाब से उसको स्कोर कर रहे होते हैं। लाइक हमें पैसे ये अच्छा दे रहा है, ठीक हो गया, हम इसको उसमें देते हैं कि जी हमें लाइक फर्स्ट करें 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स में से दोनों का हमने देखा कि जी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का जो घर नंबर ए है, ठीक है, हाउस ए हमें दे रहा है पैसों के मामले में समझ लें कि प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो हम उस पर 5 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है तो हम 1 करोड़ कमाते हैं,
प्रोजेक्ट भी जो है वो 5 करोड़ का ही है, पर उस पर हमारा जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो हम कमा सकते हैं उससे, वो समझ लें 1.5 करोड़ का है, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि जी हम प्रोजेक्ट ए को जो है वो देंगे 80 मार्क्स, प्रोजेक्ट बी को हम देंगे 95 मार्क्स, ठीक है। फिर हम इसी तरीके से पॉइंट 2 पे जाएंगे कि जी वो टाइम पे बात आएगी। टाइम कहता है कि जी प्रोजेक्ट ए वाला कहता है कि मुझे आप 2 साल में कर दें, प्रोजेक्ट बी वाला कहता है नहीं नहीं मुझे आपने 1 साल में करके देना है। फिर वहाँ पे आप देखते हैं कि जी प्रोजेक्ट ए के हिसाब से तो हम ईजी हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे उसको 95 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मार्क्स अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। प्रोजेक्ट बी की बात करते हैं घर की, तो उसके घर के हिसाब से आप बात करें तो वो घर में आप फिर कहेंगे कि यार ये तुमसे जल्दी मांग रहा है डिमांड, और रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, और ये वो फलान का ना 1 साल में मैं इसको घर कैसे पकड़ाऊँगा, तो इसको फिर आप देंगे 70 या 60 मार्क्स, ठीक है। तो आप इस तरह से फिर एक स्कोर देना स्टार्ट करते हैं सबको, एंड में फिर सबको उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। फिर आप देखते हैं कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उस टाइम जितने भी आए हुए उन सब में से सबसे अच्छा स्कोर किसका है, फिर आप उस हिसाब से कहते हैं कि यार चलो ठीक है इस बंदे को हम जो है वो इस बंदे का प्रोजेक्ट करते हैं। अप्लाइंग अ सिलेक्शन मॉडल, सोर्स सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, ठीक है। अब इसमें से बड़ी सिंपल सी बातें हुई हैं, ठीक है। हम ये है बाज़ दफ़ा के जी अपने आप को जो है वो मतलब इसकी जो दो पॉइंट्स है इसमें, इसमें पहले नंबर पे सोर्स वाले की बात करें, सोर्सेज की, दूसरे में जी रैंकिंग प्रपोजल्स। पहली वाली बात में यह है कि हम सोर्सेज को जो है वो मतलब हम ये है कि जी हमारे पास प्रपोजल्स आ रहे हैं तो हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जी कोई बंदा कहता है कि जी मैं सिर्फ जो है प्रोजेक्ट्स उनके करता हूँ जो कि बहरिया टाउन में हो, घर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी मैं सिर्फ उनके घर को सिर्फ डिज़ाइन करूँगा और बना के दूंगा कंस्ट्रक्शन का काम जो बहरिया टाउन के अंदर होंगे, इसके अलावा मैं किसी का नहीं करूँगा। अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है साथ में DHA और सदर और इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स पकड़ना स्टार्ट कर दें तो आप कमा भी ज़्यादा लें, ठीक है, तो पोर्टफोलियो आपका ज़्यादा बेहतर बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उन प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। सिमिलरली आपके जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा कि आप जो है वो बेहतर से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनकरेज करना चाहिए इस चीज़ को कि आप जो है वो अपने आप को बाउंड ना करें, ओपन करें और उनके साथ जो है वो इस तरह से चीज़ों को अपने आप को ओपन करें। बट डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कंट्री के साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो कंट्री आपको पैसे नहीं देगी, मतलब उसके मेंबर जो हैं वो पैसे नहीं देंगे, या वहाँ से टैक्स ज़्यादा है, या कोई इस तरह से प्रॉब्लम है, तो ठीक है वो एक कोई आपकी मतलब इस तरह की कोई रीज़न है, सॉलिड रीज़न है, तो चलें फिर तो आप अपने आप को बाउंड कर सकते हैं, वरना बेहतर ये है कि आप अपने आप को ओपन रखें। अच्छा, इसके बाद है जी रैंकिंग प्रपोजल सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। आप जो है इस पे यहाँ पे देखते हैं जनाब जी के आपको सिलेक्शन वाले हिसाब से बात करते हैं कि जी स्पॉन्सर कौन है, आप डाटा कलेक्शन करते हैं उसमें, ठीक है, कहाँ से आया प्रपोजल जो है प्रोजेक्ट का, ठीक है, किसने दिया है, किसके रेफरेंस से आया है, कितने पैसे वाला है, कितना तगड़ा है, सारी ये चीज़ें आप देखते हैं। फिर उसके हिसाब से आप रैंक करते हैं, फिर आप सेलेक्ट करते हैं प्रपोजल को, ठीक हो गया। फिर आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं, उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो बात करते हैं, ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटी आपने किस तरीके से देनी है, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम होता है ये भी, ठीक है। डिसिप्लिन चाहिए होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, बंदे की इंटीग्रिटी होती है उस टाइम पे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या जो बंदा भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उस पर बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर उसने बाकी चीज़ें भी देखनी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बंदे ने कि जिसको प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है, उसमें उसकी कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, कोई कोई कंपल्शन तो नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसकी, जिसको उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक हो गया। सारी चीज़ों को देखना चाहिए उसको। इसके बाद है जी मैनेजिंग द पोर्टफोलियो सिस्टम। इसमें दो चीज़ें हैं बात हुई हैं, एक सीनियर मैनेजमेंट इनपुट और दूसरी है जी प्रायोरिटी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीनियर मैनेजमेंट इनपुट ये है कि जी आपका कोई प्रोजेक्ट है ना, कोई बातचीत चल रही है प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई काम है, ठीक है, तो सीनियर्स को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करनी चाहिए, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट वाले सेंस में शो करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं डालना चाहिए, ठीक है, ख़राब नहीं करना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट को। जैसे मैंने पहले बताया पॉलिटिक्स हो गई या इस तरह की चीज़ों में आ गई जो प्रॉब्लम्स थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, पर यह है कि अच्छे तरीके से उनको काम करना चाहिए, यहाँ पे अपनी सपोर्ट देनी चाहिए, अपनी गाइडेंस देनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, इनकरेज करना चाहिए सबको काम करने के लिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक बड़ा काम का सब्जेक्ट है, और वहाँ पे तो बाकायदा बड़ी फर्म्स में जो है वो
इस पर काम हो रहा है कि उनके डिपार्टमेंट्स हैं तो वो आपके इस पर काम करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको इंटरेस्ट शो करना चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है। अच्छा, मतलब उनको अच्छी इनपुट देनी चाहिए। दूसरी है जी प्रायोरिटी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि टीम है, थोड़ी सी चीज़ें हमने पहले भी इसमें डिस्कस की हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रायोरिटाइजिंग में। यही वाली चीज़ें कि जी टीम को किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। उनको अपनी अच्छी तरीके से पूरी वो देनी चाहिए, इसमें इनपुट देनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके क्राइटेरिया सारे तरीके से पढ़ने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देखना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको बड़े गौर से देखें। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, ठीक है। तो इसमें हम ये स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता मैं कि यही चीज़ें होंगी जिसको आपने करना है, ठीक है। लेकिन यह है कि जो मेन चीज़ें होती हैं वो यही होती है कि आपने प्रोजेक्ट को बड़े गौर से देख के करें, फिजिबिलिटी उसकी देखें, देखें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कोई पॉइंट छोड़े नहीं उसमें, कोई ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके अगेंस्ट जा सके इन फ्यूचर, तो उसको बड़ा गौर से देख के करना चाहिए। फिर बैलेंसिंग पोर्टफोलियो फॉर रिस्क एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसमें आपकी जो है 4 चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। एक है ब्रेड एंड बटर, एक है पर्ल्स, एक है ऑयस्टर, एक है वाइट एलिफेंट। सबसे पहले जी ब्रेड एंड बटर, आपकी सबसे पहले जो है इसमें जो चीज़ डिस्कस हुई है वो हुई है कि जी आपकी एवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट कोई हो जाए किसी एक चीज़ में, ठीक है। आपकी कोई फ़र्ज़ करें एग्जांपल के तौर पे बुक में आपकी दी हुई है कि जी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स होना स्टार्ट हो गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। कोई और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसमें ब्रेड एंड बटर की। लाइक पहले आपकी नॉर्मल ब्रेक्स वाली कार्स हुआ करती थी, ठीक है। फिर आपकी क्या आई, डिस्क ब्रेक्स आना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या आई आपकी ABS आना स्टार्ट हो गई। तो ये भी आपकी इसमें आती है कि जी एक अच्छी आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है, बड़ी एवोल्यूशनरी किस्म की मतलब इम्प्रूवमेंट आई है। वॉकमैन था पहले, वॉकमैन से वो CD प्लेयर आया, CD प्लेयर से वो MP3 प्लेयर आया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी जो है ना वो आपकी बड़ी किस्में आ जाती हैं। मूवीज़ के हिसाब से आप देखें, पहले आप टीवी पे देखा करते थे, ठीक है। उससे पहले सिनेमा में देखा करते थे, फिर टीवी आना स्टार्ट हुआ, फिर टीवी में भी जिस तरह से हुआ कि फिर वो फ्लैट आया, ठीक है। फिर वो LCDs आ गई, ठीक है। अब वो टेक्नोलॉजी में और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ब्रेड एंड बटर में आ जाती है। फिर आती है आपकी जी पर्ल, जो आपकी ऑलरेडी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उसी में जो आपकी नई चीज़ें आती हैं, ठीक है। नई रिनोवेशन आती है, ठीक है। नई आपकी कोई प्रोग्रेस आती है, नया वर्जन आता है, वो आपकी फिर इसमें आती है, पर्ल्स में आ जाती है, ठीक है। ऑयस्टर्स में आपका जी कोई एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है आपका, ठीक है। ये आपका कोई एक बिल्कुल ही नई चीज़ समझ लें आई हो, ठीक है। लाइक वो अभी पाकिस्तान की कोई एक वो थी जिन्होंने फिज़िक्स में कोई एक वो चीज़ अचीव की थी, या वो जैसे वो क्वांटम फिज़िक्स की बातें करते हैं, और वो एक कोई नई चीज़ निकाली थी उन्होंने, वो डार्क होल और इस तरह की जो चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की कोई एक बहुत ही बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो, टेक्नोलॉजिकल किस्म का ब्रेक थ्रू, तो वो आपकी बड़ी टाइप की जो है जो आपको अच्छे खासे पे ऑफ दे सके, वो आपकी इसमें आती हैं। और आखिर में अगर जी वाइट एलिफेंट, जिसको हम अक्सर हमारे उर्दू मुहावरे में बिजी सफ़ेद आती है, ये वो वाला साहब जो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें ये होता है कि जी शुरू में आपको लगता है कि जी बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है, बड़ा हमें कुछ देगी, लेकिन थोड़ी देर से बाद आपको पता चलता है यार इसका तो नुकसान ज़्यादा है, ये तो फ़ायदा नहीं दे रही है, ठीक है। एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे हमने कहा कि जी बिजली चाहिए हमें, तो हम कोई ऐसा काम करते हैं लाइक कोयले की वो लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि जी हम बिजली का शॉर्ट टर्म में देखा जाए, यार शुरू में देखा जाए तो सबने कहा हाँ यार वाकई में बिजली मिल जाएगी, हम लोगों को हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएगी। पर बाद में पता चला कि जनाब जी हमारा जो है उस पर वो तो एनवायरमेंटल फ्री नहीं है, धुआं जो से निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी होगी, सट्रा सट्रा इस तरह से। या आप जो है बड़े बड़े जनरेटर जिस तरह से कंट्री परचेज़ कर लेती होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो चलें ठीक है, उसमें होता ही है कि आप जो है वो बिजली को प्रोड्यूस तो कर लेते हैं थोड़े बहुत उससे, लेकिन वो फर्नेस ऑयल पे चल रहे होते हैं, ऑयल इतना महंगा और इतना एक्सपेंसिव पड़ता है कि इतना लोड उस पर आता है, एक्सपेंस इतना पड़ जाता है कि आपके पैसे पूरे नहीं होते हैं, तो वो आपको फिर नुकसान देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में भी आपको हेल्प वगैरह कर सकती हैं।
तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। क्लास में आपकी समरी को भी इसको डिस्कस किया गया था अर्ली, और अभी इस चैप्टर की ओवरऑल जितनी भी हेडिंग्स थी उन सबको मैंने डिस्कस कर दिया। तो इसके अलावा अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा लेक्चर में, जो आपका ऑनलाइन हो। तो इंशाल्लाह आपसे फिर इंशाल्लाह इस पर बात होती है। चलें, थैंक यू सो मच।